दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का तलोजको स्पीकर पे। बात करने वाले हम विप्रो लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हम विप्रो की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि 2021 में ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कैसे जो एनालिसिस है इस विप्रो की वो क्या कहती है कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो अगर लास्ट सेशन की बात की जाए तो लास्ट सेशन में आप देख सकते हो कि 422 इस प्राइस पर ये क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.8% की जो गिरावट है वो देखी गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि 5 मार्च को। अगर ओवरऑल बात की जाएगी, अगर 52 वीक हाई की बात की जाए कि 52 वीक हाई कितना था, तो 52 वीक का हाई हम 470 के आसपास का देख सकते हैं जो कि विप्रो का था। तो 470 से 422 रुपये का जो अभी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसका 422 रुपये है। हाल में अगर विप्रो की किसी अगर लेटेस्ट न्यूज़ का अगर आपको पता हो तो वो है कि विप्रो ने कैपको, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, तो कैपको एक आईटी कंसल्टेंसी की कंपनी है जिसको उसने 1.45 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया है। तो ये एक्विजिशन जो है जो कंप्लीट होनी है वो जून तक होनी है, मतलब कि जून 2021 तक जो है ये कंप्लीट होनी है। पर यहाँ पर बेंगलुरु बेस्ड विप्रो लिमिटेड सेइंग पेइंग 1.45 बिलियन डॉलर। अगर मान लें 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो कि ये एक्विजिशन है वो होनी है जून तक। तो कंप्लीट अगर इस एक्विजिशन की अगर बात की जाए तो ये लार्जेस्ट एक्विजिशन है किसी इंडियन कंपनी द्वारा किसी फॉरेन की कंपनी को एक्विजिशन करना, वो भी इतने बड़े अमाउंट में 1.5 बिलियन डॉलर। तो अगर 1.5 बिलियन डॉलर अगर पेइंग की बात आए तो वो पेइंग होगा रिजर्व से। तो कंपनी के रिजर्व की अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि कंपनी के पास करीब 5.3 बिलियन डॉलर का जो है रिजर्व है, जिसमें से 1.45 बिलियन डॉलर ऐसा तो कंप्लीट हम कह नहीं सकते कि 1.45 बिलियन डॉलर जो है रिजर्व से जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए जो कि थोड़ा डेट पर भी निर्भर करेगी कि डेट जो है कंपनी लेगी इस एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फुल डेट नहीं होगा, फुल ये हम कह नहीं सकते कि फुल डेट होगा, क्योंकि कंपनी के पास पूरे पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, उसके पास रिजर्व है कि वो पूरी कंपनी को विदाउट डेट के खरीद ले। पर वो रिजर्व को अपने बचा के रखेंगे। रिजर्व में से कुछ से हिस्सा 60 से 70% हिस्सा जो वो खर्चेंगे इस कंपनी के एक्विजिशन में। पर अगर बात की जाए तो डेट भी वो कंपनी विप्रो वाले लेंगे इस कंपनी की एक्विजिशन के लिए। लंदन बेस्ड कैपको को का अगर बात की जाए तो जिसका एक्विजिशन विप्रो ने किया है उसका अगर नियरली हाफ ईयरली अगर रेवेन्यू देखा जाए 2020 का तो वो है 720 मिलियन डॉलर्स रुपये। तो अगर विप्रो के इसके एक्विजिशन के बाद अगर विप्रो का टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो वो बढ़ के हो जाएगा 3.2 बिलियन डॉलर्स। क्योंकि अगर पहले विप्रो के रेवेन्यू की बात की जाए तो वो था 2.5 बिलियन डॉलर, जो कि 720 मिलियन के ग्रोथ जो है कैपको की वजह से मिलेगी। तो वो फिर 3.2 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी इस एक्विजिशन के बाद। तो इस एक्विजिशन से हम ये कह सकते हैं कि विप्रो को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो उसका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ में एक्विजिशन से ये है कि उसको आईटी सेक्टर में एक बनी बनाई कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि जो आईटी सेक्टर में कैपको के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो विप्रो के पास आ जाएंगे। क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कैपको कंपनी है उसके पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हैं, करीब 5,000 के आसपास उसके क्लाइंट हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के काफ़ी बड़े क्लाइंट हैं। जिस वजह से जो भी रिवेन्यू कैपको का है उसमें ग्रोथ होने के चांस तो है ही हैं। अगर उसका ग्रोथ को कांस्टेंट मान के चला जाए तो विप्रो में 720 मिलियन डॉलर जो है वो नए आएंगे रेवेन्यू में। तो जिससे विप्रो का 2.5 से 3.2 बिलियन जो है रेवेन्यू ग्रोथ होनी, वो अगले अगर आप कह सकते हो अगले क्वार्टर या अगले एनुअल तक वो काफ़ी ज़्यादा जायज़ है। अब हम बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में जो पिछले एक साल में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो जितने भी आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर हैं वो हमें प्रीमियम पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस टाइम पर हम उनको खरीदते हैं तो जायज़ सी बात है कि वो हमें प्रीमियम पर ही मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर के शेयरों में। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो लोगों को पता था कि आईटी सेक्टर ही है ऐसा है जो कि बचा रहेगा इससे लॉकडाउन की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जम के बाइंग की थी, जिसकी वजह से आज जो भी प्राइजेस है आईटी सेक्टर के किसी भी शेयर की, अगर टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर है। प्रीमियम पर होने की वजह ये नहीं है कि जो भी स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
स्टॉक की प्राइस तो बढ़ी हुई है, पर स्टॉक के रेवेन्यू अगर विप्रो का ही मान के चलें तो विप्रो के रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिर्फ वही कंपनियां, आईटी कंपनियां ही चल रही थी। बाकी शायद लॉकडाउन में कंपनियां बंद थी, पर आईटी कंपनी चल रही थी। पर उससे चलने से ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई, उनके रेवेन्यू मॉडल में ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके सिर्फ प्राइस में ग्रोथ हुई है। तो अगर यहाँ पर हम ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो डॉट कॉम बबल जब आया था 2001 में, तो तब का जो कि विप्रो का काफ़ी ज़्यादा हाई गया था, उसके बाद से गिर के वापस भी आया था जब डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था। उसके बाद से अगर परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो कभी भी विप्रो ने हाई लगाया तो वहाँ से फिर नीचे गया है, फिर हाई फिर नीचे, फिर हाई फिर नीचे, फिर हाई फिर नीचे। एंड देन अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, सॉरी अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, एनुअल ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, तो आफ्टर कोविड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प तेज़ी हमें जो है विप्रो के शेयर में देखने को मिल रही है। ऐसा विप्रो के शेयर में नहीं, ऐसा इन्फोसिस के शेयर में और टीसीएस के शेयर में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तेज़ी की वजह से जो कि इस टाइम पर शेयर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर है। तो यही एक वजह थी कि मैं इसको बोल रहा था कि इसका जो वैल्यू है वो प्रीमियम पर है इस टाइम पर। तो यहाँ पर हमें जायज़ सी बात है कि करीब 10% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 6 से 7 महीने में ही, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा स्पाइक से ऊपर गया है तो ये नीचे भी आएगा ज़रूर। और ये जो करेक्शन होनी है आईटी सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी है करेक्शन, क्योंकि यही एक आईटी सेक्टर ही ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा उछला था। तो आईटी सेक्टर में करेक्शन आएगी 6-7 महीने अगले, ऐसे हो सकते हैं कि आईटी सेक्टर में जो कुछ ज़्यादा बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि अगर विप्रो की इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात की जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अभी के। अगर एल की बात की जाए तो एल मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, तो इंट्रिंसिक वैल्यू करीब मैं उनको मानता हूँ कि 300 से 350 तक हो सकती है। ठीक है, तो 300 से 350 तक अगर ये शेयर आ जाता है गिर के, तो हमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इन शेयर को बाय कर सकते हैं। तो 300 की रेंज तक अगर ये शेयर 300 से 350 की रेंज तक अगर ये शेयर है, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस वैल्यू पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंग होगी हमें करने के लिए। तो पर अभी जिस प्राइस पर इस टाइम पर है शेयर, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर भी है। तो करेक्शन तो होनी है विप्रो में या इन्फोसिस में या टीसीएस में, तीनों में हमें करेक्शन देखने को मिलनी है। तीनों नहीं, आईटी सेक्टर की जितनी और कंपनियां भी हैं इंडिया में, एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड हैं, उनमें भी करेक्शन देखने को मिलनी है। ये और एक ये शार्प करेक्शन देखने को मिलनी है, क्योंकि पीछे अगर बिजनेस साइकिल्स की बात की जाए तो बिजनेस साइकिल ऐसे ही चलते हैं। जब भी कोई एक शार्प मूवमेंट आता है तो उसके बाद से एक लो मोमेंटम भी आता है, जो कि शेयर की वैल्यू को दोबारा से करेक्ट करता है, जो कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके आसपास ले आके छोड़ता है। तो ये मोमेंटम, ये साइकिल दोबारा से आना है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल तो आ गया पर नेगेटिव साइकिल अभी मार्केट को झेलना बाकी है। तो नेगेटिव साइकिल जब तक नहीं आता तब तक हमें ये चाहिए कि हम इन नए शेयरों को ना खरीदें, क्योंकि ये पहले से ही प्रीमियम पर है और प्रीमियम पर शेयर खरीदना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और सावधानी बरतें हैं नए शेयरों को खरीदने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में।